हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी मैथ्स क्लास में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में हम समझेंगे कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और समीकरण किसे कहते हैं। इसे हम परिभाषाओं से और उदाहरण से समझेंगे और इसके बाद हम इस अध्याय की प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चर वेरिएबल परिभाषा, जिसका मान बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। उदाहरण, गणित में हम इसके लिए अंग्रेजी के अक्षरों जैसे x, y, z, a, b आदि का उपयोग करते हैं। तो जितने भी अंग्रेजी के शब्द को हम यूज़ करते हैं ना, x, y, z, a, b, c, d और भी जो होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल, चर। इसे ही हम चर कहेंगे। जितने भी अंग्रेजी के अक्षर होंगे उसे हम चर कहेंगे। अचर कांस्टेंट परिभाषा, जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है और कभी नहीं बदलता, इसे हम कहते हैं अचर। 2, -5, 3/4, 100, या फिर हम ले सकते हैं 8, 9, 10। ये जितने भी हैं ये सब कांस्टेंट हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिख दिए x + 2। तो अब इसमें जो x है ये चर है और ये जो 2 है ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू बदल सकती है बट इसकी वैल्यू नहीं, ये सिर्फ 2 का 2 ही रहेगा। यदि हम किसी समीकरण में सॉल्व करेंगे तो इस x का जो वैल्यू है, कभी 2 आएगी, कभी 5 आएगी, कभी 100 आएगी, कभी माइनस में आएगी। इसीलिए यहाँ पे कहे हैं कि चर की जो वैल्यू है ये बदलती रहती है। बीजीय व्यंजक, जब चर और अचर को जोड़, घटाव, गुणा या भाग के चिन्हों के साथ मिला दिया जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण, 2x + 3 या 5y - 7। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है बीजीय व्यंजक में। यहाँ पे दिख रहा है ना 2x + 3, जैसे कि हमने ले लिए 5x + 8। तो ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक। इसके आगे ये बराबर का निशान नहीं होगा, इसे ही हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब यदि हम इसमें देखा जाए तो कहाँ पे चर है? ये वाला हमारा चर है। ये समीकरण परिभाषा, जब दो व्यंजकों के बीच बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वह समीकरण बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 क्या था? 2 हमारा अचर था, x क्या था? चर। अब इन दोनों को देखिए जोड़ दिए, यहाँ पे ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। पर अब इसके बाद बराबर का निशान भी आ गया और एक और अचर आ गया। या फिर यहाँ पे इसके बाद 7x + 2 भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण। मतलब जब भी यहाँ पे दो बीजीय व्यंजक आ जाएंगे और उनके बीच में बराबर का निशान आएगा तो ये समीकरण बन जाएगा। यदि बराबर का निशान नहीं रहेगा तो वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पे समीकरण लेंगे तो उसमें या तो सिर्फ x होगा या तो y होगा। ये दोनों सम्मिलित नहीं होंगे। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों चर हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब यहाँ पे कोई भी एक ही होगा, दो चर नहीं यूज होंगे। या तो हम यहाँ लेंगे 2x + 5 = 7, या तो हम यहाँ ले सकते हैं 2y + 5 = 7, या फिर हम तीसरा ले सकते हैं 2y + 5 = 7y + 4। यहाँ देखिए ये y दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक ही एक से हम क्या नहीं ले सकते हैं? जैसे कि 2x + 5 = 2y + 7। अब यहाँ देखो दो चर यूज़ हो रहे हैं, एक x वाला एक y वाला। तो ये वाला एक चर समीकरण नहीं है, ये वाले एक चर समीकरण है और ये दोनों भी। दूसरा क्या बोल रहे हैं? रैखिक।
चर की सबसे बड़ी घात हमेशा एक होगी। तो एक चर, ये शब्द से ही समझ में आ रहा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण की सबसे बड़ी घात क्या होती है? एक होती है। यदि हम यहाँ ले लेंगे 2x² प्लस 2x प्लस 10, तो यहाँ पे देखो ये एक की घात कितनी होगी? 2 हो गई। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। अब हम इसे हल करने का तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे एक समीकरण लेते हैं 2x प्लस 3 बराबर 13। तो इसे पहले तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एक इधर बीजीय व्यंजक लिखा है, ये हमारा बायां पक्ष लिखा है, ये हमारा दायां पक्ष लिखा है। तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ जब भी बराबर का निशान आता है तो यहाँ साइड में ये वाला निशान लगाते हैं, ठीक है। अगर इसको नहीं लगाएंगे और हम पूरा सवाल अच्छे से सॉल्व करेंगे तब भी हमारे 1 नंबर कट जाते हैं। इसीलिए जब भी ये समीकरण दिया रहता है और हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो इस तरीके का निशान लगाते हैं। तो अभी हम इसे फर्स्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए +3 लिखा है, +3 और -3 कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे हम +3, यहाँ पे हम -3 ले सकते हैं। यदि हम बाएं पक्ष में -3 ले रहे हैं तो दाएं पक्ष पर भी -3 लेना पड़ेगा। हमने ले लिया 2x, इससे ये कट गया बराबर 13 में से 3 गया, कितना बचा? 10 बचा। अब यहाँ पे देखिए 2 और x के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का निशान है। यहाँ पे भी हम यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, तो क्या करेंगे? 2 को किससे डिवाइड करेंगे कि ये 2 हट जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 2 से कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 से करेंगे। 2 से 2 कट गया, 2 से 5 कितने टाइम पे कटा? 5 टाइम पे। 2 ये वाला 2 1 टाइम पे, ये वाला 5 टाइम पे। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ये हमारा पहला तरीका था। अब हम सेकेंड तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 2x प्लस 3 बराबर 3। इसे हम सॉल्व करेंगे पक्षांतर विधि से। पक्षांतर विधि से यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 13 पहले से ही है, तो +3 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -3। जब भी हम प्लस वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो माइनस बनता है, डिवाइड वाला का करते हैं तो मल्टीप्लाई बनता है ना। तो यहाँ पे हाँ ध्यान देना चाहिए कि जो ये अचर हैं इनके सामने वाले निशान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसके बाद वाले निशान को देख के करेंगे, हमेशा अचर के सामने वाले निशान को देखना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में 2x 13 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। यहाँ पे x ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5। यहाँ पर भी वही वैल्यू आई, यहाँ पर भी वही वैल्यू आई, सिर्फ तरीका अलग था। अब हम एक और विधि देख लेते हैं, वज्र गुणन। वज्र गुणन कैसे होता है? यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x - 5 2x + 4 बराबर 2/8। अब हम इसका अब हम क्या करेंगे इसमें? यदि हमको ऐसा समीकरण देता है तो हमें यहाँ पे तिर्यक गुणा करना पड़ता है इस तरीके से। इस 8 का गुणा इन सब में होगा, इस 2 का गुणा इन सब में होगा। तो अभी हम यहाँ पे 2x - 5 इन सब में किसका गुणा करेंगे? इस 8 का गुणा, बराबर का बराबर, ये 2 का 2। अब इन्हें हम कोष्टक में लिखेंगे 2x + 4। अब इस 8 का गुणा इस चर वाले में भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा, इस 8 का गुणा इसमें और इसमें दोनों में होगा। 8 दूनी 16x ऋण 8 पन्ना 40 बराबर 2 दूनी 4x प्लस 2 चक्को 8। यहाँ पे जो चर वाले हैं ना, जिनके साथ चर हैं इनको एक साथ कर देंगे। देखो इनके साथ नहीं है
है ना, इन दोनों के साथ है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और इस 40 का पक्षांतर इधर हो जाएगा, इस 4x का पक्षांतर इधर हो जाएगा। तो 16x वहीं रहेगा, इसलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे कोई निशान नहीं है, मतलब ये धनात्मक है, तो ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ऋणात्मक। तो -4x बराबर ये 8 वहीं रहेगा, इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा। ये वाला -40 यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा +40। अब 16 में से 4 गया तो 12x बराबर 8 और 40 48। यहाँ x वैसे ही रहेगा क्योंकि इस 12 का पक्षांतर करेंगे, हमें इस x की वैल्यू निकालना है, तो इसे हम अकेले छोड़ देंगे। 48 का 48, ये 12 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × 12, 12 × 24, 12 × 36, 12 × 48। ये 12 से एक बार कटा, ये 4 बार, तो x का मान आ गया 4। इस तरीके से हम x की वैल्यू निकालते हैं। पहला तरीका देखे, दूसरा तरीका हमने पक्षांतर के देखे, तीसरा हमने ये वज्र गुणन वाला देखे। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय का प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। थैंक यू।